जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। देखिए, लास्ट क्लास में हमने बाबर कंप्लीट किया था। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि बाबर के अभियान कॉन्क्वेस्ट, जिस तरीके से बाबर ने इंडिया पर कॉन्क्वेस्ट किया, और इसके बाद हमने फिर रीजंस देखे थे कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड फॉर द विक्ट्री ऑफ बाबर इन इंडिया। बाबर का जो हिंदुस्तान में जो विजय था उसके कारण क्या थे, ठीक। और बाबर के बारे में हमने कुछ और भी फैक्ट्स पढ़े थे। आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। देखिए, हुमायूं की अगर हम बात करें तो इनका शासनकाल जो रहा है वो बहुत ही फ्रैक्चर्ड रहा। मतलब अगर हम बात करें तो इनका, अगर हम दो टेन्योर्स इनके मिलते हैं, एक था 1530 से लेकर के 40 तक, ठीक। उसके बाद फिर अगला जो रहा वो रहा 1555 से लेकर के 56 तक, ठीक। मतलब देखिए, इन्हीं के समय में बीच में 15 साल का ऐसा ड्यूरेशन था जब मुगल डायनेस्टी जो थी वो दिल्ली पर रूल ना करके इनकी जगह पर कौन सा एम्पायर आया था? सुर एम्पायर। सुर एम्पायर के जो फाउंडर थे शेर शाह सूरी, उन्होंने हुमायूं को, ठीक, उन्होंने हुमायूं को हरा के, ठीक है, 1540 में उन्होंने बेलग्राम के युद्ध में हुमायूं को हराया और हुमायूं को यहां से भागना पड़ा, ठीक है। तो वो जो 15 ईयर्स का ड्यूरेशन था, मैंने आपको बताया था कल मुगल डायनेस्टी के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि बीच का जो 15 ईयर्स का ड्यूरेशन था उसको छोड़ करके बाकी जितने भी था, ठीक है, जितने भी समय तक सब किसका राज रहा? मुगलों का राज रहा, ठीक। तो वो जो 15 साल थे वो हुमायूं के ही टाइम के थे। देखिए, हुमायूं की अगर हम बात करें, ठीक है, तो हुमायूं का जो जन्म हुआ था वो 1508 में हुआ था काबुल में। देखिए, काबुल जो थी वो बाबर की पहले जो है वो पूरा मेन जो सेंटर हुआ करता था वो काबुल हुआ करता था, और 1508 में काबुल में जन्म हुआ हुमायूं का, ठीक है। अब बात करें अगर हुमायूं की, तो हुमायूं 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद, ठीक है, 1530 में ही हुमायूं, चूंकि क्या है, बाबर का बड़ा बेटा था, ठीक है, तो इसलिए हुमायूं जो है वो 1530 में गद्दी पर बैठा। कब बैठा? 1530 में, ठीक है। और उस टाइम इसकी जो एज थी वो थी 23 ईयर्स, ठीक है। कितने साल के थे ये? 23 ईयर्स के, ठीक है। तो 1530 में, ठीक है। और जैसे इनके पिता का नाम बाबर था, ठीक है, इनकी जो माता थी, ठीक है, उनका नाम था माहम सुल्ताना, ठीक है। आपको याद रखना है, माहम सुल्ताना, ये इनकी माता जी का नाम था, माहम सुल्ताना, ठीक है। तो आपको याद रखना है हुमायूं के बारे में। 1508 में काबुल में इनकी बर्थ हुई, ठीक। 1530 में बाबर की डेथ के बाद 23 ईयर्स की एज में ये सिंहासन पर बैठे। इनकी मदर का नाम था माहम सुल्ताना, ठीक। इनके ड्यूरेशन में ही शेर शाह सूरी ने बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को हरा करके और मुगल डायनेस्टी को दिल्ली में 15 साल के लिए खत्म किया था। लेकिन 15 साल बाद वापस से हुमायूं आएंगे और मच्छीवाड़ा और सिरहिंद के युद्ध में जीत करके वापस से मुगल डायनेस्टी स्थापित करेंगे, ठीक। ये हम आगे अभी पढ़ेंगे, ठीक। तो हुमायूं की अगर हम बात करें तो हुमायूं के बारे में मैंने आपको बताया कि इनकी मदर का नाम था महम सुल्ताना, ठीक। इसके बाद बात करें तो इनका जन्म हुआ 1508 में काबुल में, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें तो इनका जो रीन पीरियड था मैंने आपको बताया 1530 से लेकर के 40 तक, और उसके बाद फिर बीच में 15 साल के लिए ये इधर उधर भटकते रहे, और उसके बाद जब सुर एम्पायर कमजोर पड़ा तो फिर से 1555 में, ठीक है, युद्ध करके इन्होंने वापस से दिल्ली की सत्ता हासिल करी थी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आफ्टर द डेथ ऑफ बाबर एट द एज ऑफ 23, हुमायूं सेट ऑन द मुगल थ्रोन, ठीक है। अब चूंकि हुमायूं जो थे वो बड़े बेटे थे, ठीक है, तो बाबर की उत्तराधिकारी किसको बनाया था? हुमायूं को बनाया था। और 23 साल की उम्र में मुगल की थ्रोन पर कौन बैठे? हुमायूं बैठे। अब देखिए, बाबर के जो थे, ठीक है, बाबर के टोटल 4 बेटे थे, ठीक है। बाबर के आपको याद रखना है टोटल 4 बेटे थे। एक तो हुमायूं थे, ठीक है, इनके साथ एक और बेटे थे, इनका नाम था कामरान, ठीक है। कामरान जो थे वो दूसरे बेटे थे। इसके बाद बात करें, कामरान के बाद जो थे, ठीक है, वो थे अस्करी,
ये तीसरे बेटे थे, और जो चौथे बेटे थे वो थे हिंदोल। ठीक है, ये चार बेटे थे किसके? बाबर के। हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदोल। ठीक है, हिंदाल। ठीक है, हिंदाल। ठीक, तो ये चारों बेटे थे। ठीक है, अब जब बाबर की डेथ हो रही थी, ठीक है, मतलब जब बाबर के अंतिम समय में, उन्होंने हुमायूं को एक बात कही थी कि अपने भाइयों को किसी भी कीमत पर छोड़ना मत। ठीक है, मतलब अपने भाइयों को हमेशा साथ में लेके चलना। ठीक है, इवन अगर मेरी डेथ होती है तो उसके बाद अपने भाइयों को भी बिल्कुल अलग मत करना, कुछ ना कुछ उनको भी सिंहासन देना। ये हुमायूं से पहले ही बाबर ने कहा था, मृत्यु से पहले। ठीक है, तो जैसा कि अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए हुमायूं ने भी कामरान, अस्करी और हिंदोल, इन तीनों को ही अलग अलग साम्राज्य का गवर्नर बनाया था। मतलब हुमायूं ऐसा भाई था जिसने अपने भाइयों को मारा नहीं था, पहले नहीं मारा था, बाद में उसको खत्म किया, लेकिन पहले जो उन्होंने किया वो अपने पिता का वचन निभाते हुए, या एक तरीके से कहें जो उनके पिता ने जो बात कही थी उसको पूरा करते हुए, हुमायूं ने अपने एम्पायर का डिवीजन किया और अपने भाइयों में बांटा। और आप एक बात जान लीजिएगा, ये हुमायूं की सबसे बड़ी गलती थी। आगे हम देखेंगे कि इनकी गलतियां क्या थी। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया, हुमायूं डिवाइडेड द किंगडम अमंग द थ्री ब्रदर्स एज पर द ऑर्डर ऑफ हिज फादर। ठीक है, उनके पिता ने यह वचन लिया था कि अपने तीनों भाइयों में साम्राज्य बांटना। तो कामरान जो थे, ठीक है, उनको मिला काबुल और कांधार वाला रीजन। इसके बाद अस्करी की अगर हम बात करें तो इनको मिला संभल, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, संभल जगह पड़ती है उत्तर प्रदेश में। और हिंडल, ठीक है, हिंडल जो तीसरे थे, ठीक है, उनको अलवर की जागीर दी गई। देखिए, अलवर जो है वो आज का राजस्थान वाला पार्ट। ठीक है, तो एक को कांधार काबुल वाला पार्ट दिया गया, एक को यूपी वाला पार्ट दिया गया संभल, और तीसरे को जो दिया गया वो जागीर दी गई अलवर की। इसके अलावा इनका एक चचेरा भाई भी था जिसका नाम था बदख्शान। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बदख्शान एक जगह थी। ठीक है, बदख्शान। ठीक है, यहां की जागीर किसको दी थी? सुलेमान मिर्जा को। सुलेमान मिर्जा कौन था? इनका चचेरा भाई। ठीक है, तो हुमायूं ने सिर्फ अपने भाइयों में ही सिंहासन नहीं बांटा था, उन्होंने अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को भी एक जगह की जागीर दी थी जिसका नाम था बादशान। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो थी वो हुमायूं ने क्या करी थी? अपने आपस भाइयों में बांटी थी। कामरान को कौन सा इलाका दिया था? काबुल और कांधार का। अस्करी की बात करें तो उसको संभल, और हिंदल की बात करें तो अलवर, और अपने जो कजिन भाई था सुलेमान मिर्जा, उसको क्या दिया? बदख्शान। ठीक, 23 साल की उम्र में गद्दी पर बैठे हुमायूं। 1508 में काबुल में इनका जन्म हुआ था। महम सुल्ताना इनकी माताजी का नाम था। ठीक, तो ये सारी हुमायूं की जनरल इंफॉर्मेशन थी। ठीक, अब इसके बाद हम देखेंगे हुमायूं के सैन्य अभियान या मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट जो थे हुमायूं के, वो कौन कौन से थे, मतलब कौन कौन से युद्ध जो हैं वो हुमायूं ने लड़े अपने शासनकाल में। ठीक है, 1530 से लेकर के 1540 तक कौन कौन से युद्ध लड़े, और उसके बाद फिर मुगल डायनेस्टी वापस पाने के लिए 1555 और 56 में कौन सा युद्ध लड़ा। ठीक है, तो हम एक एक करके हुमायूं के वॉर्स देखेंगे। ठीक है, और उसके रिजल्ट्स देखेंगे और किसके खिलाफ उसने वो युद्ध किया ये देखेंगे। ठीक, तो अगला जो है वो है मिलिट्री कैंपेन ऑफ हुमायूं। ठीक है, तो हुमायूं के सैन्य अभियान कौन कौन से थे? सबसे पहला जो हुमायूं का अभियान था वो था कालिंजर का अभियान। ठीक है, 1531 में इन्होंने कालिंजर पर अटैक किया था। किसने? हुमायूं ने। देखिए, कालिंजर पर उस टाइम पर जो राजा थे वो थे प्रताप रुद्रदेव। यह आपको नाम याद रखना है। उस टाइम पर जो कालिंदर के राजा थे उनका नाम था प्रताप रुद्रदेव। और इनके बारे में आपको इसलिए याद रखना है कि उसी टाइम पर हुमायूं के ही समय में गुजरात के एक शासक थे जिनका नाम था बहादुर शाह। ये नाम याद रखिएगा, बहुत ही बड़े और मतलब एक तरीके से कहा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट शासक थे गुजरात के। क्या नाम था? बहादुर शाह। ठीक है, और बहादुर शाह का प्रभाव गुजरात और उसके आसपास के रीजन में बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था। ठीक है, देखिए, कभी भी जो एक शासक होता है अगर दूसरे शासक का प्रभाव बढ़ रहा होता है तो वो उसको सहन नहीं होता। ठीक है, तो हुमायूं के ही बराबर की तुलना में अगर हम बात करें तो गुजरात के जो शासक थे वो बहादुर शाह, उनकी ताकत बढ़ती जा रही थी। उनकी ताकत क्या हो रही थी? बढ़ती जा रही थी।
और बहादुर शाह जो थे इनके मित्र थे प्रताप रुद्रदेव, कालिंजर वाले। ठीक है, तो प्रताप रुद्रदेव कौन थे? बहादुर शाह के दोस्त थे। ठीक है, तो इस कारण से बहादुर शाह की बढ़ती हुई ताकत को देखते हुए हुमायूं ने सबसे पहले तो कालिंजर पर हमला किया। ठीक, और कालिंजर के किले को चारों तरफ से घेर लिया। ठीक है, और फिर उसके बाद बात करें, ठीक है, तो हुमायूं अटैक्ड कालिंजर टू चेक द ग्रोइंग पावर ऑफ बहादुर शाह द रूलर ऑफ गुजरात एंड फोर्स प्रताप रुद्रदेव टू सबमिट। देखिए, अब हुमायूं ने क्या किया, चूंकि कालिंजर के किले पर कब्जा कर लिया। ठीक है, कब्जा नहीं कर पाया था लेकिन कालिंजर के किले को चारों तरफ से घेर लिया था। ठीक है, अब इसी टाइम पर उसने प्रताप रुद्रदेव पर दबाव बनाया हुमायूं ने कि आप सरेंडर कर दो और आप हमारी अधीनता स्वीकार कर दो तो हम आपके किले से घेरा हटा देंगे। हुमायूं ने प्रताप रुद्रदेव के साथ क्या किया? संधि कर ली। ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि संधि कर ली। ठीक है, और उन्हें अपना जो है अपने अधीन स्थापत्य स्वीकार करवा दिया और फिर कालिंजर से वो वहां वापस चला गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है कालिंजर पर सबसे पहला अटैक 1531 में किया था किसने? हुमायूं ने। किसके खिलाफ? प्रताप रुद्र देव के खिलाफ, जो किसका दोस्त था? बहादुर शाह का, गुजरात वाले। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, अब अगर हम 1532 की बात करें, ठीक है, 1532 की बात करें तो एक युद्ध हुआ था दोहरिया का युद्ध। 1532 में एक युद्ध हुआ था दोहरिया का युद्ध। ठीक है, अब आपको ये इसलिए याद रखना है 1532 एडी में ये दोहरिया एक जगह पड़ती है उत्तर प्रदेश में। कहां पड़ती है? उत्तर प्रदेश में। अब देखिए, इस टाइम पर मैंने आपको बताया था इब्राहिम लोदी के बारे में। ठीक है, इब्राहिम लोदी जिसको बाबर ने हराया था पानीपत के पहले युद्ध में और क्या किया था? दिल्ली सल्तनत को खत्म किया था और किसकी स्थापना करी थी? मुगल वंश की। ठीक है, तो इसी इब्राहिम लोदी का एक छोटा भाई था जिसका नाम था महमूद लोधी। ठीक, महमूद लोधी। तो उस टाइम पर ये महमूद लोधी जो था ये बिहार वाले रीजन में एक्टिव था। कहां एक्टिव था ये? बिहार वाले रीजन में। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, भले ही हुमायूं गद्दी पर तो बैठ गए थे लेकिन उनका जो ताज था वो कांटों भरा था। एक तरफ गुजरात की तरफ बहादुर शाह थे, बिहार की तरफ बात करें अगर नॉर्दर्न बिहार में तो महमूद लोधी थे। ठीक, और अगर इसकी बात करें तो शेर शाह सूरी भी इसके टाइम पर काफी ज्यादा एक्टिव था। बाद में यही शेर शाह सूरी हुमायूं को क्या करेगा? खत्म करेगा। ठीक है, तो इसके टाइम पर काफी सारे लोग एक्टिव थे। ठीक है, तो महमूद लोधी जो था, ठीक है, ये इब्राहिम लोधी का छोटा भाई था। ठीक, और महमूद लोधी जो था वो दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए किधर आ रहा था? दिल्ली आ रहा था, मतलब ठीक है, दिल्ली की तरफ आ रहा था। तो वो क्या था? बिहार से दिल्ली की तरफ आ रहा था। ठीक, अब जब ये बात हुमायूं को पता चली कि महमूद लोधी जो है, और याद करिएगा बाबर के बारे में मैंने आपको बताया था कि बाबर के साथ भी घाघरा का युद्ध लड़ा था महमूद लोधी ने, याद करिएगा। ठीक है, तो घाघरा का जो युद्ध हुआ था वो बाबर के साथ लड़ा था और वहां हारा था ये महमूद लोधी। ठीक है, तो अब ये वापस से युद्ध करेगा दोहरिया का। अब ये बिहार से दिल्ली की तरफ जा रहा था। अब जाहिर सी बात है जब आप बिहार से दिल्ली की तरफ जाएंगे तो बीच में आपको उत्तर प्रदेश मिलेगा। ठीक है, तो दोनों सेनाएं हुमायूं की और महमूद लोधी की, ये दोनों सेनाएं दोहरिया में इकट्ठा हुई 1532 में, जहां पर महमूद लोधी की एक तरफ सेना थी और दूसरी तरफ किसकी सेना थी? हुमायूं की सेना थी। ठीक है, तो हुमायूं ने यहां पर क्या किया? महमूद लोधी को हरा दिया। ठीक है, तो महमूद लोधी को दोहरिया की युद्ध में किसने हरा दिया? हुमायूं ने हरा दिया। और इसके बाद से फिर महमूद लोधी कभी भी हुमायूं के लिए परेशानी का सबब नहीं बना। उसने मतलब सब छोड़ दिया, सब कुछ समझ गया वो कि भैया मुगलों से अब कुछ नहीं हो सकता, तो उसने सारी चीजें छोड़ दी। तो यहाँ पे जो दोहलिया का युद्ध हुआ ये 1532 में हुआ। ये हुमायूं और महमूद लोधी के बीच में हुआ। ठीक है, तो आपको याद रखना है हुमायूं इस युद्ध में जीता। ठीक है, और महमूद लोधी की आर्मी जो है, ठीक है, ठीक है, युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? महमूद लोधी की और हुमायूं की। और जीता कौन? हुमायूं। ठीक, तो ये दूसरा युद्ध था दोहरिया का युद्ध। पहला था कालिंजर का युद्ध। देखिए इसमें सब क्लॉज में आ गया है, ये गलती से आ गया है, ये बैटल ऑफ दोहरिया अलग है।
ठीक है, इसको एक साथ लेके मत चलिएगा। ये कालिंजर पर जो हमला था वो 1531 में हुआ था, ये अलग है, और दोहरिया का जो युद्ध हुआ था ये अलग हुआ था। ठीक है, तो ये दोनों को अलग रख के चलना है। ठीक, अगला जो युद्ध होता है वो होता है चुनार का। ठीक है, देखिए 1532 में अगर हम बात करें तो हुमायूं ने चुनार के पर आक्रमण किया था। ठीक है, मतलब चुनार का एक किला था। ठीक है, चुनार का किला कहां था? बिहार में। ठीक है, कहां था? बिहार में चुनार का किला था। और चुनार के किले पर किसने आक्रमण किया था? हुमायूं ने। और इस टाइम पर इस किले, चुनार के किले पर किसका कब्जा था? शेर शाह का, जो बाद में क्या कहलाएंगे? शेर शाह सूरी। ठीक है, ये यही ज्ञान कहलाएंगे, शेर शाह सूरी। तो चुनार का जो किला था वो शेर शाह के कब्जे में था। अब जब हुमायूं ने चुनार के किले को चारों तरफ से घेर लिया, ठीक है, तो शेर शाह के किले को तकरीबन 4 महीने तक, 4 मंथ्स तक इन्होंने घेर के रखा था। मतलब ये जो चुनार का किला था हुमायूं की सेना ने कब तक घेर के रखा था? 4 मंथ्स तक घेर के रखा था। ठीक है, अंततः शेरशाह के साथ भी चुनार में यही हुआ कि शेरशाह ने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, मतलब उसने, चूंकि चारों तरफ से हुमायूं ने घेर रखा था किले को, ठीक, तो उसने क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया। ठीक, और शेरशाह ने इनकी सिक्योरिटी एक्सेप्ट कर ली हुमायूं की। मतलब उन्होंने कहा कि भैया हम आपके अब अधीन हैं। ठीक है, अब हुमायूं को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि भाई हम कैसे मान लें कि आप हमारे साथ हैं, हम यहां से जाएंगे आप फिर विद्रोह कर देंगे हमारे खिलाफ। तो शेरशाह ने अपने बेटे को, शेरशाह का एक बेटा था जिसका नाम था कुतुब खान। क्या नाम था? कुतुब खान। कुतुब खान के साथ 5000 की सेना, एक छोटी टुकड़ी भेजी थी 5000 की सेना की। तो शेर शाह ने हुमायूं के साथ, देखिए अब जब हुमायूं चुनार का घेराव कर रहा था उसी टाइम पर बहादुर शाह जो था ना गुजरात वाला, वो धीरे धीरे फिर बढ़ने लगा था। ठीक है, बहादुर शाह जो था वो धीरे धीरे फिर, देखिए हुमायूं चारों तरफ से फंस रहा था। एक तरफ बंगाल साइड अगर हम बात करें तो शेरशाह, बिहार साइड, इधर बात करें तो गुजरात में बहादुर शाह। तो अगर इधर जाए तो उधर वाले हल्ला मचाने लगे, अगर उधर जाए तो इधर वाले हल्ला मचाने लगे। तो हुमायूं जो था वो काफी ज्यादा इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा वो था। तो शेर शाह जब ये चुनार का घेराव इसने किया हुआ था तभी उसी टाइम पर गुजरात का जो शासक था बहादुर शाह वो एक्टिव हो गया था। उसने धीरे धीरे क्या करना शुरू कर दिया था? अलग अलग क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। तो हुमायूं के लिए बहादुर शाह बहुत बड़ा डर बन गया था कि बहादुर शाह की ताकत बढ़ती जा रही है। तो इन्होंने क्या किया? शेर शाह के साथ संधि करी। ठीक है, और शेर शाह ने इनकी अधीनता तो स्वीकार कर ली और अपने बेटे कुतुब खान को 5000 की सेना के साथ इनको साथ भेज दिया। ठीक, तो चुनार की अगर हम बात करें, एट द टाइम ऑफ हुमायूं's अटैक ऑन चुनार दिस फोर्ट वाज इन द पोजीशन ऑफ शेरशाह। मैंने आपको बताया कि शेरशाह के कब्जे में था। 4 मंथ के घेराव के बाद शेरशाह ने सरेंडर कर दिया और अपने बेटे कुतुब खान को हुमायूं की सर्विस में भेज दिया विद अ डिटैचमेंट। ठीक है, इन रिटर्न हुमायूं गेव शेरशाह अलाउड टू कीप द फोर्ट ऑफ चुनार। मतलब उसके बदले में चुनार का जो किला था वो शेरशाह को वापस कर दिया। देखिए आप एक चीज नोटिस करिएगा, ये जो हुमायूं एक तरीके से शेरशाह के साथ चुनार के किले में जो ये संधि करी ना, यही हुमायूं की सबसे बड़ी गलती थी कि अपने इतने बड़े दुश्मन को उसने छोड़ दिया और यही दुश्मन आगे चल करके हुमायूं को मार के भगा देगा। आप देखिएगा कैसे सिक्का पलटेगा। ठीक, तो हुमायूं से कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हुई हैं, हालांकि उसकी भी अपनी परेशानियां थी। गुजरात में अलग हमला हो रहा था, बंगाल बिहार साइड अलग हो रहा था। ठीक, तो उसने क्या किया? फिर चुनार के किले पर फिर से शेरशाह को बिठा दिया। ठीक है, और उसके बेटे को लेकर के ये वापस से किस तरफ अभियान में गया? गुजरात में। ठीक, तो हुमायूं उसके बाद, ठीक है, उसके बाद जो अगला उसका अभियान होता है वो वापस से किसके साथ युद्ध करेगा? बहादुर शाह के साथ। ठीक है, क्योंकि अभी बहादुर शाह एक्टिव हो गया। ठीक, तो अगला जो इसका अगला पड़ाव जो होता है वो होता है वॉर विद बहादुर शाह। ठीक है, ये 1535 से लेकर के 1536 तक चला था।
ठीक है, और इसी को कहा जाता है सारंगपुर का युद्ध। इसी को क्या बोला जाता है? सारंगपुर का युद्ध। ठीक है, तो बहादुर शाह के साथ युद्ध हुआ था और इसी को बोला जाता है सारंगपुर का युद्ध। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि गुजरात का जो शासक था बहादुर शाह, ठीक है, ये क्या कर रहा था, धीरे धीरे एरियाज जीतना इसने शुरू कर दिए थे। चूंकि हुमायूं ईस्ट की तरफ बिहार में बिजी था, तो उसका फायदा उठा करके बहादुर शाह ने यहां पर मालवा और रायसेन ये दोनों क्षेत्र जीत लिए थे। ठीक है, तो बहादुर शाह ने क्या किया, यहां पर गुजरात का जो रूलर था बहादुर शाह, उसने मालवा और रायसेन का किला, ये दोनों क्या किए, किले जीत लिए। मतलब इन दोनों किलों पर अटैक करके इनको जीता, और मालवा और रायसेन के बाद इसने अपना किस तरफ मोड़ दिया, चित्तौड़ की तरफ। किस तरफ मुड़ गया ये? चित्तौड़ की तरफ। चित्तौड़ ये वही जगह है जहां के शासक कौन थे? राणा सांगा। राणा सांगा किसके शासक थे? चित्तौड़ के शासक थे। ठीक है, तो इसने अपना जो क्या कहते हैं रुख मोड़ा, वो किस तरफ मोड़ा? चित्तौड़ की तरफ। ठीक है, और चित्तौड़ में उस टाइम जो शासन कर रहे थे, अगर हम बात करें, तो वो एक माइनर बच्चा था। ठीक है, चूंकि अब वो पिता उसके खत्म हो गए थे, तो सिंहासन पर उसी को बैठना था। उसका नाम था विक्रमजीत, ये आपको याद रखना है। उस टाइम पर जो चित्तौड़ था, ठीक है, चित्तौड़ में उस टाइम पर जो शासन कर रहा था, वो कर रहा था विक्रमजीत। ठीक है, और विक्रमजीत की ही माता उसकी संरक्षका थी। ठीक है, देखिए जब क्या होता था ना, पुत्र जब एज कम होती थी, तो पिता की अगर डेथ हो जाती थी, तो सिंहासन पे उसको बैठना होता था। अब चूंकि वो माइनर है, तो उसकी एक संरक्षिका बनाया जाता था, मतलब जो उसके बड़े होने तक का इंतजार करके खुद ही प्रशासन चलाती थी। तो इसी विक्रमजीत की एक माता थी इनकी, ठीक है, जिनका नाम था महारानी कर्णावती। कर्णावती, तो आपको याद रखना है, इन्हीं की माता कौन थी? कर्णावती। ठीक है, और कर्णावती ये बात जानती थी कि जब चित्तौड़ पर बहादुर शाह आक्रमण कर रहा है, तो सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो बहादुर शाह से टक्कर ले सकता था, वो था हुमायूं। ठीक है, तो उसी टाइम पर चित्तौड़ की महारानी कर्णवती ने एक राखी भेजी हुमायूं को। ठीक है, देखिए राखी हम जानते हैं कि रक्षाबंधन का जो त्योहार जिसमें बहन भाई को राखी बांधती है, तो उसके एवज में भाई क्या करेगा? बहन की सुरक्षा करेगा। तो उसने एज अ ब्रदर के रूप में हुमायूं को राखी भेजी। किसने? कर्णवती ने। कर्णवती कौन थी? चित्तौड़ की महारानी थी। ठीक, और उन्होंने इस बात की उम्मीद जगाई कि हुमायूं जो है वो इनकी मदद करेंगे। हुमायूं जो है वो इनकी मदद करेंगे बहादुर शाह की। ठीक है, लेकिन इस युद्ध में अगर हम बात करें, तो जब बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, तो उस टाइम पर बहादुर शाह ने हुमायूं को एक मैसेज भिजवाया कि साहब ये तो जिहाद के लिए लड़ाई हो रही है, ये तो हम इस्लाम धर्म फैलाना चाहते हैं, हम काफिरों पर हमला कर रहे हैं, तो इसको आप अपना युद्ध मत बनाइए। मतलब बहादुर शाह ने एक इस्लाम का लिंक जोड़ने की कोशिश करी हुमायूं के साथ कि भाई हम तो काफिरों पर हमला कर रहे हैं, भाई उनके लिए जो इस्लाम धर्म नहीं मानते थे वो काफिर थे, तो हम तो काफिरों पर हमला कर रहे हैं। तो बहादुर शाह ने ये कन्विंस किया हुमायूं को कि ये हमारा युद्ध आपस में नहीं है, ये तो हम काफिरों पर आक्रमण कर रहे हैं। तो उस टाइम पर हुमायूं जो था वो उसकी सहायता करने नहीं आया, कर्णवती की। कर्णवती ने उसको राखी भेजी हुमायूं की, लेकिन हुमायूं जो है वो उसकी सहायता करने नहीं आया। तो इसमें आगे ये पॉइंट याद रखना है, जो कर्णावती थी उन्होंने चित्तौड़ में हेल्प करने के लिए हुमायूं को राखी भेजी थी। ठीक है, लेकिन हुमायूं ने उनकी बात नहीं मानी थी, क्योंकि बहादुर शाह ने यह बात कही कि ये हम जिहाद के लिए लड़ रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं धर्म जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं सारी चीजों पर भारी पड़ जाता है। ठीक है, तो अब चूंकि वो काफिर थे, मतलब उनकी नजर में चित्तौड़ के, तो वो काफिरों पर हमला कर रहा था, तो इसलिए हुमायूं जो है वो धीरे धीरे मतलब आ रहा था, लेकिन बहुत तेजी से उसने बहादुर शाह पर आक्रमण नहीं किया। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब उसको ये लग गया कि अब बहादुर शाह को रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहादुर शाह ने चित्तौड़ भी जीत लिया था, ठीक है,
चित्तौड़ भी उसने क्या कर लिया था, जीत लिया था। यहाँ पे चित्तौड़ की स्पेलिंग याद रखिएगा, चित्तौड़। ठीक है, तो चित्तौड़ भी उन्होंने जीत लिया था। अब उनको ये लग गया हुमायूं को कि भैया बहादुर शाह का बहुत हो गया, बहादुर शाह का क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। तो अब उसके बाद ठीक है, बहादुर शाह की पावर बढ़ने के कारण अब हुमायूं जो था वो गुजरात की तरफ गया। ठीक है, और हुमायूं और बहादुर शाह के बीच में सारंगपुर का युद्ध हुआ। ठीक है, सारंगपुर एक जगह है जहां पर हुमायूं और बहादुर शाह का युद्ध हुआ, और उस युद्ध में हुमायूं ने बहादुर शाह को परास्त कर दिया। ठीक है, तो सारंगपुर के युद्ध में 1536 में बहादुर शाह को हराया हुमायूं ने, और हुमायूं ने एक तरीके से क्या किया, बहादुर शाह के पूरे साम्राज्य को खत्म कर दिया। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ये। ठीक, तो सारंगपुर के युद्ध में बहादुर शाह और हुमायूं के बीच युद्ध हुआ, और हुमायूं ने क्या किया, इनको खत्म कर दिया। तो सारंगपुर के युद्ध में हुमायूं ने बहादुर शाह को हरा दिया। ठीक, अब इसके बाद चूंकि इस टाइम पर बहादुर शाह के साथ गुजरात में बिजी थे हुमायूं, इसी दरमियान शेर शाह सूरी ने अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा लिया था। मतलब मैंने आपको बताया था कि शेर शाह सूरी को उस टाइम पर संधि कर लेना हुमायूं की सबसे बड़ी गलती थी। तो जैसे जैसे ये युद्ध इस तरफ बिजी रहे, तो बंगाल की तरफ शेर शाह ने ठीक है पूरी तरीके से अपना कब्जा करना शुरू कर दिया था। ठीक, तो इसके बाद जो अगला होता है वो होता है फाइट विद शेर खान। मतलब अब जो अगला संघर्ष हुआ वो शेर शाह के साथ हुआ। ठीक है, तो देखिए आपको याद रखना है, शेर शाह सूरी के साथ दो युद्ध हुए थे हुमायूं के। एक 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था, और दूसरा 1540 में बिलग्राम का युद्ध हुआ था, और दोनों ही युद्ध में हुमायूं जो हुए थे वो पराजित हुए थे। तो क्योंकि शेर शाह सूरी को समय मिल गया था और उसने अपनी पावर को बंगाल तक इंक्रीज कर लिया था। तो अगर हम बात करें, व्हेन हुमायूं वाज एट वॉर विद बहादुर शाह, शेर शाह कॉन्कर्ड बंगाल एंड डिपॉजिटेड द ट्रेजरी ऑफ बंगाल इन रोहतास फोर्ट। देखिए जिस टाइम पर ये हुमायूं बहादुर शाह के साथ युद्ध कर रहे थे, उसी टाइम पर शेर शाह ने बंगाल पर आक्रमण करके बंगाल के पूरे खजाने को लूट लिया। ठीक, तो पूरी तरीके से लूट मार कर दी थी बंगाल में। मतलब वहां पर लूटने के साथ साथ लोगों को भी मारा था इसने। ठीक है, मतलब बहुत बड़ा कत्लेआम किया था शेर शाह सूरी ने। कहां पे, बंगाल में। ठीक, जब हुमायूं वहां से जीतने के बाद जब वो बंगाल पहुंचे तो उनको चारों तरफ लाश ही लाश नजर आई थी। मतलब जब वो बंगाल पहुंचे तो देखा उन्होंने कि चारों तरफ लाशें बिछी थी। मतलब इस तरीके का कत्लेआम किया था शेर शाह सूरी ने। तो जब हुमायूं पहुंचे बंगाल, ठीक है, तो उन्होंने देखा कि बंगाल का चारों तरफ डेड बॉडीज पड़ी हैं। ठीक है, और फिर हुमायूं बंगाल में ही कुछ दिन रुके, और बंगाल को फिर से उन्होंने क्या किया, बनाया, और उसको एक नया नाम दिया जिसका नाम था जनताबाद। ठीक है, तो आपको याद रखना है, हुमायूं जब शेर शाह के पीछे बंगाल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर पूरी लाशें बिछी हुई। ठीक है, और ठीक है, तो यहां पर लाशें बिछी हुई थी, और हुमायूं ने फिर से इस शहर को बसाया और इसका नाम रखा जनताबाद। ठीक है, तो जनताबाद इसका नाम रखा हुमायूं ने। ठीक है, अब इस टाइम पर चूंकि शेर शाह सूरी जो हो गया था, अब वो बहुत पावरफुल हो चुका था। ठीक है, तो अब जो अगला जो युद्ध होगा, ठीक है, हुमायूं का, वो होगा शेर शाह सूरी के साथ। और सबसे पहला जो युद्ध होता है वो होता है चौसा का युद्ध। ठीक, तो जब बंगाल से हुमायूं वापस लौट रहा था तब शेर शाह सूरी, ठीक है, इनके साथ युद्ध होता है चौसा का युद्ध। ठीक है, 1539 में 26 जून को। आपको 26 जून एग्जैक्ट डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, आप 1539 याद रखिए। चौसा जो है वो आज का बिहार वाला रीजन है। कौन सा रीजन है, बिहार वाला रीजन। तो यहां पर युद्ध होता है चौसा का। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हुमायूं वॉज डिफीटेड इन दिस वॉर हेल्ड बिटवीन हुमायूं एंड शेर शाह।
ही सेव्ड हिज लाइफ बाय क्रॉसिंग कर्मनशा रिवर विद द हेल्प ऑफ भिष्टी नेम्ड निजाम। देखिए यहां पर हुआ क्या था कि ये जो बिहार वाला रीजन था, ठीक है, बिहार वाला जो रीजन था, इसमें हुमायूं की जो ऊपरी जो हिस्सा था, यहां पर शेरशाह सूरी की सेना थी, ठीक है, और इसके नीचे से कौन सी नदी बह रही थी? गंगा जी बह रही थी, और यहीं पर दक्षिण से एक दूसरी नदी भी बह रही थी, ठीक है। इस नदी का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। ये कौन सी नदी थी? कर्मनासा नदी। ये नाम याद रखिएगा, कौन सी नदी थी? कर्मनासा नदी। तो ये कर्मनासा नदी ऊपर नीचे थी और गंगा नदी ऊपर थी, और इसके बीच में जो सेना थी वो हुमायूं की सेना थी, ठीक। मतलब कि जो शेरशाह था वो ऊपरी हिस्से पे था, गंगा और कर्मना शाह, ठीक है, इन दोनों नदियों के बीच में कौन सी सेना थी? हुमायूं की सेना थी। और उसी टाइम पर क्या हुआ? वर्षा ऋतु आई, मतलब रेनी सीजन आया, ठीक। मतलब उस टाइम पर देखिए हुमायूं सिर्फ और सिर्फ अपनी क्षमता, या हम उसकी बात करें कि शेरशाह में बहुत ज्यादा क्षमता थी इसलिए उसने चौसा के युद्ध में हुमायूं को हरा दिया था, ऐसा नहीं था। क्लाइमेटिक कंडीशन ने भी हुमायूं का साथ नहीं दिया था, ठीक है। मतलब उस टाइम पर हुआ क्या कि उस टाइम पर वर्षा ऋतु आई, रेनी सीजन आया। अब बरसात होती है तो बरसात में नदी के आसपास वाला जो क्षेत्र होता है वो उसमें बाढ़ आती है, ठीक है। और यहां पे तो दो दो नदी थी, एक तरफ ऊपर से जो नदी बह रही थी वो कौन सी थी? गंगा थी, और नीचे से जो नदी बह रही थी वो कौन सी थी? कर्मनाशा थी, ठीक। तो इन दोनों नदियों के बीच में हुमायूं की सेना थी, तो जाहिर सी बात है हुमायूं की सेना पर क्या आई? बाढ़ आई, ठीक है। तो जहां पर बाढ़ आई वहां पर हुमायूं की जो सबसे बड़ी मुगलों की ताकत थी वो थी इनकी तोप, आर्टिलरी, वो बर्बाद हो गई। अब जब इनकी आर्टिलरी बर्बाद हुई, ठीक है, इनकी सेना प्रभावित हुई, उसी टाइम पर रातों रात शेरशाह ने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया, ठीक है। और शेरशाह का आक्रमण जो था वो हुमायूं की सेना झेल नहीं पाई और वहां पर सारे सैनिकों को मार दिया गया। लेकिन हुमायूं जो था उसको बाहर निकाल लिया गया, क्योंकि हुमायूं को जीना जरूरी था, क्योंकि वो बादशाह था। तो उसके जो सेनापति थे उन्होंने कहा कि साहब आप यहां से निकलिए। तो हुमायूं जो था वो कर्मनाशा नदी में, ठीक है, कर्मनाशा नदी के थ्रू बाहर निकला, और यहीं पर कर्मनाशा नदी में इनको एक जिसे कहते हैं ना, जो क्या कहते हैं आप, जो नाव चलाने वाले, ठीक है, नाव चलाने वाले जो होते हैं उसमें एक थे, इनका नाम था भिष्टी, ठीक है। उन्होंने इनकी मदद करी थी नदी को पार करने में। तो कर्मनाशा नदी, ठीक है, इसमें इनको एक नाव चलाने वाला मिल गया था भिष्टी नाम का, ठीक है। और इससे इतना ज्यादा इंप्रेस हुए थे हुमायूं कि जब हुमायूं ने वापस से गद्दी हासिल करी तो एक दिन का बादशाह बनाया था भिष्टी, ये आप याद रखिएगा, क्योंकि भिष्टी ने इनकी जिंदगी बचाई थी कर्मनाशा नदी में, क्योंकि ये नदी में कहां तक तैरते। तो भिष्टी ने क्या किया था? इनकी जिंदगी बचाई थी, ठीक। तो इसके कारण ऑन बिकमिंग द एम्परर अगेन, हुमायूं मेड दिस भिष्टी द एम्परर फॉर अ डे एंड ही मेड लेदर कॉइन्स, ठीक। तो जब हुमायूं फिर से सम्राट बने, बादशाह बने, ठीक है, तो उन्होंने भिष्टी को क्या किया? एक दिन का क्या बनाया? बादशाह बनाया, ठीक है। एक दिन का क्या बनाया? भिष्टी को बादशाह बनाया। क्लियर हुआ आप लोगों को ये? और उसने क्या किया? चमड़े के सिक्के चलाए थे, लेदर कॉइन्स चलाए थे, ठीक। तो आपको ये चीज क्लियर हुई। तो चौसा के युद्ध में क्या हुआ? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ, जिसमें हुमायूं की सेना जो थी वो गंगा और कर्मनाशा नदी के बीच में बाढ़ के कारण फंस गई, जिससे मुगलों की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इनकी आर्टिलरी थी, तोप, ठीक है। आप जानते हैं बाबर ने भी इब्राहिम लोदी को कैसे हराया था? अपनी तोपों के दम पे, ठीक। तो गंगा और कर्मनाशा नदी के बीच में बाढ़ आ गई, जिसके कारण इनकी आर्टिलरी खराब हो गई और शेरशाह सूरी ने रात में आक्रमण करके सेना को परास्त कर दिया। तो इस तरीके से चौसा के युद्ध में किसकी जीत हुई? शेरशाह सूरी की, ठीक। उसके बाद एक साल बाद फिर एक और युद्ध होता है जिसका नाम है बैटल ऑफ बिलग्राम, बिलग्राम का युद्ध। यह हुआ था 1540 में। आपको याद रखना है, डेट याद रखनी जरूरी नहीं है, आपको यह याद रखना है कि 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था,
ठीक, और 1540 में किसका युद्ध हुआ? बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, तो ये युद्ध भी किसके किसके बीच हुआ? ये युद्ध भी हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ, जिसको शेर खान कहा जाता था। ठीक है, और इस बार हुमायूं के साथ उनके भाई हिंदल और अस्करी भी थे। ठीक है, लेकिन शेरशाह ने किसको हरा दिया? हुमायूं को हरा दिया। ठीक है, और जिसके कारण फिर हुमायूं को, ठीक है, भागना पड़ा और बिलग्राम से कब्जा करते 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 पूरी तरीके से दिल्ली पर भी शेरशाह सूरी ने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। और इस तरीके से मुगलिया सल्तनत, ठीक है, मुगलिया सल्तनत जो 1526 में अस्तित्व में आई थी, वो 1540 में वापस से अफगानों ने हासिल कर लिया। और 1540 से लेकर के अब 1555 तक, 1540 से लेकर के 1545 तक अब कौन सा एम्पायर दिल्ली पर रूल करेगा? सूर्य एम्पायर। क्लियर? हुमायूं भाग गए और हुमायूं यहां से फिर सीधे मैं जो है सिंध जाएंगे, सिंध से फिर आमरकोट जाएंगे, आमरकोट में ही अकबर का जन्म होता है, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए बिलग्रिम के युद्ध के बाद, ठीक है, 15 साल तक एक तरीके से कहा जाए तो रोमर्स के रूप में या घुमक्कड़ के रूप में हुमायूं इधर से उधर घूमते रहे। और 15 साल के बाद जब सूर्य एम्पायर कमजोर पड़ा, तो उसके बाद इन्होंने वापस से क्या किया? दिल्ली पर कब्जा किया और फिर से मुगलिया सल्तनत की स्थापना करी। ठीक, तो जब ये युद्ध में हारे तो अराउंड 15 ईयर्स तक lived a nomadic life in Sindh for 15 years. At the same time, Humayun married Hamida Bano Begum, ठीक है, the daughter of Persian teacher मीर अली of हिंदल, मीर अली of हिंदल। देखिए अब यहां से क्या हुआ? हुमायूं जो था बिलग्राम का युद्ध हार गया, दिल्ली दिल्ली सब हाथ से निकल गया, यहां से भागकर वो गया सिंध। ठीक है, सबसे पहले कहां गया? सिंध। अब सिंध पर इसका जो भाई था हिंदल, उसको गवर्नर बनाया हुआ था किसने? इसका एक और भाई था कामरान। याद करिएगा, हुमायूं के 4 भाई थे, हिंदल, अस्करी, कामरान और हुमायूं खुद। तो जब हुमायूं वहां पहुंचा हिंदल के पास, तो हिंदल के ही एक टीचर थे जिनका नाम था मीर अली, ठीक है, सिंध में। ठीक है, और मीर अली की ही एक बेटी थी जिसका नाम था हमीदा बानो बेगम। ठीक, हमीदा बानो बेगम से हुमायूं ने वहीं शादी करी थी। तो सिंध में इनकी शादी हुई थी किसके साथ? हमीदा बानो बेगम के साथ। ठीक है, ये किसकी बेटी थी? मीर अली की बेटी थी। ये एक पर्सियन टीचर थे किसके? हिंदल की। हिंदल कौन? हुमायूं का ही भाई था। ठीक, लेकिन अब चूंकि भाइयों में आपस में लगा कि भाई हुमायूं के पास तो अब कुछ बचा नहीं, तो साहब इनको टरकाओ, इनको टरकाओ। कौन रखे इनको अपने साथ? तो इनके भाई ने हाथ जोड़ लिए, साहब अब आप आगे बढ़ो। ठीक है, तो भैया अब सिंध के बाद, ठीक है, ये पहुंचे अमारकोट। ये जगह आपको याद रखनी है, अमारकोट। भैया इनके भाई ने तो इनके यहाँ पे रवानगी कर दी अमारकोट की। ठीक है, और अमारकोट के राजा थे राजा भीरसाल। अमारकोट के राजा थे राजा भीरसाल। ठीक है, अमारकोट के राजा कौन थे? राजा भीरसाल। आपको ये अमारकोट इसलिए याद रखना है क्योंकि हुमायूं के बेटे अकबर का जन्म अमारकोट में हुआ था। अकबर का जन्म कहां हुआ था? अमारकोट में हुआ था। तो आपको याद रखना है, अमारकोट में राजा भीरसाल के किले में अकबर का जन्म हुआ था। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये अमारकोट। सिंध से निकल करके वो गए अमारकोट अपनी पत्नी को लेके। उस टाइम पर उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी, हमीदा बानो बेगम, और वहीं पर अमारकोट में राजा भीरसाल के किले में अकबर का जन्म हुआ। ठीक, अब उसके बाद फिर भीरसाल ने भी कह दिया साहब अब आपका हो गया, अब आप जाइए यहां से। अब भीरसाल से भी मार खा, मतलब एक तरीके से वहां से भी निकाले जाने के बाद हुमायूं कहां पहुंचता है? हुमायूं पहुंचता है कांधार। याद रखिएगा, अमारकोट से फिर वो कहां पहुंचता है? कांधार। कांधार में इनका एक और भाई था जिसका नाम था अस्करी या अस्करी। कांधार में ही इनका ये भाई था, क्या नाम था? अस्करी। ठीक, अब अस्करी चूंकि क्या था, यहां पर कामरान का गवर्नर के रूप में काम कर रहा था।
कामरान ने इसको भी गवर्नर बनाया था कांधार का। तो इसने तो ये बात कही थी कि भैया हुमायूं आए तो उससे ज्यादा मतलब मत रखना। तो कांधार जब पहुंचा हुमायूं, ठीक है, तो वापस से अस्करी ने भी वही किया जो आमरकोट और जो है सिंध में हिंदल ने किया था, ठीक। लेकिन यहां पर अस्करी के पास अपनी पत्नी और बेटे को छोड़ के हुमायूं कहां चले गए थे? ईरान चले गए थे। तो अस्करी यहां कांधार से, अफगानिस्तान से वो किधर गए? ईरान गए। ये मैं आपको उनके पूरे 15 साल का वो बता रहा हूं, ये जो 15 साल भटके हैं इधर उधर हुमायूं, ठीक है। तो सबसे पहले गए कांधार, कांधार में अस्करी के पास अपनी पत्नी हमीदा बानो बेगम और अपने बेटे अकबर को छोड़ करके कहां चले गए? ईरान चले गए, ठीक, ईरान चले गए, ठीक है। तो ईरान जाने के बाद, ठीक है, ईरान में जाने के बाद, ठीक है, ईरान पहुंचने के बाद, ठीक है, ईरान की अगर हम बात करें तो यहां पर एक राजा थे जिनका नाम था तहमास्प, ठीक है। यहां पर ईरान के एक राजा थे जिनका नाम था तहमास्प, ठीक है। और तहमास्प से इन्होंने सेना मांगी हुमायूं ने, ठीक है। हुमायूं ने क्या किया? तहमास्प से सेना मांगी। और उसने सेना क्यों मांगी? कि मुझे काबुल और कांधार में अपने भाइयों को जाकर के तोड़ना है, क्योंकि उनके भाइयों ने बहुत गलत किया इनके साथ। भाई हुमायूं ने आपको ईमानदारी के साथ राजा बनाया, सिंहासन दे दिया, अब जब उसको जरूरत पड़ी तो आप हाथ खड़े कर दिए। तो इस बात का बड़ा बुरा लगा हुमायूं को। तो हुमायूं ने क्या किया? हुमायूं ने तहमासिया से सेना मांगी, ठीक है, सेना मांगी। और उसके बाद सेना ले करके इन्होंने काबुल और कांधार दोनों पर आक्रमण करके अपने दोनों भाई कामरान और अस्कनी को अंधा किया और अंधा करके इनको मक्का भेज दिया। बोले तुम जाओ मक्का। और काबुल पर और कांधार पर किसका कब्जा हो गया? हुमायूं का कब्जा हो गया, ठीक। तो देखिए आप एक संघर्ष देखिए क्या होता है, ये संघर्ष है। आप सोचिए कि जिस व्यक्ति को भगा दिया गया अपने राज्य से, वो बेचारा अपनी पत्नी और बच्ची को लेके इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसके बाद भी उसका दृढ़ संकल्प था, उसने वापस से काबुल और कांधार पर आक्रमण किया और अपने भाइयों को समाप्त किया। और वापस से किस पर कब्जा कर लिया? काबुल और कांधार। और अब वो वेट करने लगा सुर एम्पायर के कमजोर होने का। अब वो किसका इंतजार करने लगा? कि भैया ये सुर एम्पायर जो है ये कमजोर पड़े, ठीक है। और उस टाइम पर देखिए सुर एम्पायर, देखिए शेर शाह सूरी के टाइम पर तो बहुत जबरदस्त था, ठीक है। अगर हम बात करें शेर शाह सूरी की तो 15, लेकिन 1545 में आपको याद होगा 1545 में, ठीक है, जो शेर शाह सूरी थे, ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका एक कैंपेन था, ठीक है, कहां का कैंपेन था? कालिंजर का। याद करिएगा आप 1545 में इन्होंने कालिंजर का कैंपेन किया था। किसने? शेर शाह सूरी ने, ठीक है। और उस टाइम पर कालिंजर के राजा थे कीरत सिंह, ठीक है। कालिंजर के राजा कौन थे? कीरत सिंह। कीरत सिंह के खिलाफ इन्होंने आक्रमण किया था और इनका ही एक ठो बम था, ठीक है, जो बम इन्हीं के पास आकर के फट गया था। मतलब शेर शाह सूरी ने जो बम चलाया था, ठीक है, वो इन्हीं के पास आकर के फट गया था। और इसके कारण किसकी मृत्यु हो गई थी? शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो शेर शाह सूरी 1545 में खत्म हो गए थे, ठीक है। उसके बाद शेर शाह सूरी के बाद, ठीक है, अगर हम बात करें तो इनका जो बेटा था, ठीक है, शेर शाह सूरी का, जिसका नाम था इस्लाम शाह, ठीक है, इस्लाम शाह, ठीक है, शेर शाह सूरी का ही बेटा था इस्लाम शाह। ये गद्दी पर बैठा, इसने भी सुर एम्पायर को बहुत अच्छे से चलाया। 1545 से लेकर के 1553 तक इसने भी क्या किया? जो सुर एम्पायर था, ठीक है, उसको क्या किया? बहुत अच्छे से चलाया, ठीक है। लेकिन इसके मरने के बाद 1553 में इस्लाम शाह के मरने के बाद, जब फिरोज खां और उसके बाद फिर मोहम्मद आदिल शाह ये जब गद्दी पर बैठा, तब हुमायूं को एक समय मिल गया कि अब सुर एम्पायर क्या पड़ गया? कमजोर पड़ गया, ठीक है। तो सुर एम्पायर क्या हुआ? उस वक्त तक कमजोर पड़ गया, ठीक है। तो उसी का कमजोरी का फायदा उठाया फिर,
ठीक है, और इसके बाद 1555 में, ठीक है, 1555 में अगर मैं बात करूं तो 1555 में इनका एक युद्ध हुआ, ठीक है, कहां पर अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये एक जगह थी जिसका नाम था मच्छीवाड़ा, ठीक है, मच्छीवाड़ा जगह याद रखिएगा। कौन सी जगह थी? मच्छीवाड़ा का, और ये आज का पंजाब में। देखिए काबुल और कांधार तक तो इनका कब्जा हो ही गया था, अब धीरे धीरे ये पेशावर तक भी कब्जा कर चुके थे। अब कौन सा एरिया आना था? पंजाब आना था। तो पंजाब का युद्ध हुआ मच्छीवाड़ा का युद्ध। ये कब हुआ? 1555 में, ठीक। तो 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ, ठीक है, जिसमें एक तरफ था हुमायूं, ठीक है, ये देयर इज अ वॉर बिटवीन हुमायूं एंड अफगान सरदार नसीब खान। देखिए उस टाइम पर अगर हम बात करें उसकी, ठीक है, तो उस टाइम पर जो वो था, क्या कहते हैं, राजा अगर दिखाएं सुर एम्पायर में, वो तो मोहम्मद आदिल शाह था, ठीक है। कौन था? मोहम्मद आदिल शाह। उसने अपना एक गवर्नर बनाया था नसीब खान पंजाब का, ठीक है। तो उसने अपने दो गवर्नर, ठीक है, मतलब इनको भेजा, ठीक है, किसको भेजा? एक नसीब खान को और दूसरा तत्तर खान को, ठीक है। तो इनको दोनों को भेजा क्योंकि उसको लग गया कि अब हुमायूं क्या करेगा? आक्रमण करेगा, ठीक है। तो हुमायूं के आक्रमण से बचने के लिए नसीब खान और तत्तर खान को किसको भेजा? मच्छीवाड़ा भेजा। किसने? सतलज नदी के किनारे, ठीक है। किसके खिलाफ? हुमायूं के खिलाफ, जिसमें हुमायूं पूरी तरीके से जीता और उसने पूरे पंजाब पर कब्जा कर लिया, ठीक है। तो मच्छीवाड़ा के युद्ध में, ठीक है, आपको याद रखना है कि अफगान सरदार, ठीक है, मोहम्मद आदिल शाह उस टाइम थे, उन्होंने नसीब खान और तत्तर खान को भेजा मच्छीवाड़ा, लेकिन हुमायूं ने इनको हराया बुरी तरीके से और पंजाब पर कब्जा कर लिया, ठीक। अब एक बार जब पंजाब पर कब्जा हुआ हुमायूं का, तो अब उसने सोच लिया कि अब मुझे दिल्ली वापस चाहिए। तो उसी साल 1555 में ही एक युद्ध होता है जो होता है सरहिंद का युद्ध, सरहिंद का युद्ध 22 जून 1955, सॉरी 1955 नहीं है, ये 1555, ये ठीक कर लीजिएगा, ये 1555। तो सरहिंद का युद्ध होता है 1555 में, ठीक है। इसमें क्या होता है? सरहिंद के युद्ध में एक तरफ हुमायूं था, ठीक है, दूसरी तरफ अफगान का एक सरदार था सिकंदर शाह सूरी, ठीक है। तो एक तरफ था हुमायूं और दूसरी तरफ था अफगान सरदार सिकंदर शाह सूरी। इसमें एक बार और हुमायूं जीतता है, ठीक है, और दिल्ली की पर क्या कर लेता है? कब्जा कर लेता है। तो देखिए सरहिंद के युद्ध के बाद, ठीक है, वापस से क्या हुआ? दिल्ली पर वापस से मुगल डायनेस्टी का कब्जा हो गया। तो ये 15 साल जो हमने देखे, वो हुमायूं इधर उधर भटकता रहा, लेकिन जैसे ही उसको मौका मिला, जैसे ही सुर एम्पायर कमजोर पड़ा, उसने आक्रमण किया और दिल्ली पर वापस से स्थापित हो गया। अब इसके बाद से मुगल डायनेस्टी जो चलेगी तो वो एकदम सरपट चलेगी। औरंगजेब के बाद फिर चीजें चेंज होती हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसके बाद मुगल डायनेस्टी जो थी वो दिल्ली में पूरी तरीके से स्टैब्लिश हो गई थी, ठीक। तो ये था हुमायूं के बारे में। अब हुमायूं के बारे में आपको कुछ और पॉइंट्स याद रखने हैं। हुमायूं की जो डेथ हुई थी, ठीक है, ये अपनी लाइब्रेरी से नीचे उतर रहा था, जो लाइब्रेरी इसी ने 1533 में बनाई थी, जिसका नाम था दीन पना, ठीक है। तो हुमायूं का एक पैलेस था जिसका नाम था दीन पना, उसमें हुमायूं की एक लाइब्रेरी थी। तो हुमायूं को क्या था? किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, ठीक है। तो इसने पूरा पुस्तकालय या लाइब्रेरी बनवाई थी अपने पैलेस में, और जब ये 1556 में वहीं पर लाइब्रेरी में पढ़ने के बाद जब नीचे उतर रहा था सीढ़ियों से, तो वहीं सीढ़ियों पे इसका पैर फिसला, इसका सर टकराया और इसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? सीढ़ियों से लड़खड़ाते लड़खड़ाते। अब चूंकि इनकी मृत्यु सीढ़ियों से लड़खड़ाते लड़खड़ाते हुई थी, तो एक बहुत फेमस राइटर थे जिनका नाम था लीनपूल, हिस्टोरियन थे जिनका नाम था लीनपूल। इन्होंने बताया कि हुमायूं की जो जिंदगी थी, ठीक है, वो ही पूरी जो थी वो उबड़ खाबड़ वाली थी। आप देखें, अगर हुमायूं जैसे ही गद्दी पर बैठा, उसको लगातार युद्ध करने पड़े। कभी भाइयों से युद्ध कर रहा है, कभी बहादुर शाह से, कभी शेर शाह सूरी से, फिर बेचारा 1540 में भागा तो इधर उधर भागता रहा। तो
हुमायूं गॉट फ्री फ्रॉम द स्लाई बाय फॉलिंग डाउन जस्ट एज ही हैड बीन फॉलिंग डाउन ऑल हिज लाइफ। ये लिखा लीन पुल ने कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा था। उसकी पूरी जिंदगी गिरते पड़ते ही चली, फॉलिंग डाउन, ठीक है, तो उसकी पूरी लाइफ वैसे ही चली। तो लीन पुल ने यह बात कही थी। ठीक, इसके बाद बात करें हुमायूं का जो मकबरा है, ठीक है, अब हुमायूं का मकबरा कहां बनवाया गया? दिल्ली में बनवाया गया। और किसने बनवाया? इनकी पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया। ठीक है, तो हुमायूं का मकबरा याद रखिएगा कहां है? दिल्ली में। बाबर का कहां था? काबुल में। देखिए, सबके मकबरे याद रखिएगा। मुगल डायनेस्टी में जितने भी बादशाह रहे हैं उनके मकबरे याद रखने भी बहुत जरूरी है, क्योंकि पूछा जाता है ये पेपर में कि भैया इसका मकबरा कहां है। ठीक, तो हुमायूं का जो मकबरा था वो दिल्ली में था, और दिल्ली में इसको किसके बनवाया था? इनकी पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया था। और हुमायूं की बहन ने एक किताब की रचना करी थी जिसका नाम था हुमायूं नामा, जो कि एक तरीके से कहा जाए कि हुमायूं की पूरी स्टोरी थी। ये किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने। तो आपको याद रखना है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने। और हुमायूं के लिए मकबरा किसने बनवाया था? हाजी बेगम, दिल्ली में। क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक ठीक, तो ये थे पूरे हुमायूं के कैंपेन। ठीक, मिलिट्री कैंपेन हमने देखे, हमने उनका इंट्रोडक्शन देखा। ठीक, आज की क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हुमायूं की असफलता के कारण। देखिए, हुमायूं अपने जीवन में बहुत ज्यादा असफल हुए। जैसे हमने बाबर के केस में सफलता के कारण देखे थे, क्योंकि बाबर ने अपने सारे युद्ध क्या किए थे? जीते थे। लेकिन हुमायूं के साथ ऐसा नहीं था। हुमायूं तो अपनी गद्दी तक हार गए थे शेरशाह सूरी से। तो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट? क्या रीजंस थे, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे हुमायूं के बेटे अकबर से। ठीक है, देखिए, सुर एम्पायर मैंने आपको बताया, सुर एम्पायर बीच में आता है। ठीक है, लेकिन सुर एम्पायर को हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम पूरा सुर एम्पायर पढ़ेंगे। ठीक, और सुर एम्पायर को मुगलों से अलग आप मानेंगे क्योंकि वो मुगल्स नहीं थे। ठीक है, तो सुर एम्पायर का एक अलग से बीच में मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं पूरा सुर एम्पायर एक ही वीडियो में पढ़ा दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी जो हमारा ये मुगल डायनेस्टी है वो चलता रहेगा कंटिन्यू। क्लियर हुआ आप लोगों को ये? ठीक, तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर इसके बाद भी कोई डाउट उठ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। और मैं आपको एक इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूं, हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं लूसेंट जीके की, मिसलेनियस की। देखिए, आपने देखा होगा कि लूसेंट जीके के जो मिसलेनियस वाला पार्ट है, ठीक है, जो लास्ट चैप्टर होता है लूसेंट जीके में, उसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं। ठीक है, तो हर टॉपिक पर हमारा एक वीडियो बनेगा। ठीक, उस वीडियो को अगर आप अच्छे से देख लेंगे तो आपको पढ़ने की बजाय अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको जल्दी चीजें याद हो जाएंगी। तो हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं लूसेंट जीके की, मिसलेनियस पार्ट। ठीक है, और उसमें हम वो सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जो लूसेंट जीके के मिसलेनियस पार्ट में दिया हुआ है। क्लियर है? ठीक, तो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।